कभी कुछ हकीकत इतने भयावह होते हैं कि इंसान को सोते वक्त भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और इंसान उसके सामने बेबस और भयभीत नजर आता है। वो छुपने और सहारा ढूंढने के लिए ऐसे इंसान को ढूंढता रहता है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है, जैसा कि तन्वी इस वक्त करती नजर आ रही है। सत्यानाश तेरा, कर दिया ना नुकसान, तोड़ दिया ना गिलास, रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। उठ चल, तू घर से नहीं दादी, तू घर में नहीं रह सकती। नहीं नहीं दादी, नहीं, निकल मेरे घर से, निकल तू, निकल मेरे, तू वही है ना जो मेरे खानदान को खा गई। मेरी नजरों से दूर हो जा, जा दादी, प्लीज मुझे देख, चली जा, नहीं तो तुझे मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। जा दादी, दादी, दादी दरवाजा खोलो, दादी, दादी दरवाजा खोलो। I promise, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो बस सोच रही हूँ कि वो लोग अंधे हैं जो तुम्हें अंधा मारते। दादी, दादी, दादी दरवाजा खोल। दादी, दादी दरवाजा खोलो ना दादी, प्लीज दादी दरवाजा, दादी दरवाजा खोलो, दादी दरवाजा खोलो ना दादी। समझ नहीं आता, चलिए यहाँ से, मनहूस कहीं की। पैसे? अरे दे दूंगा, ला जल्दी। अबे खाते में निकले, जा लगे, जल्दी ला। खाता बंद हो गया भाई, पहले के पैसे देने के बाकी अब। दादागिरी कर रहा मेरे से, तेरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। ला जल्दी, ला जल्दी। अबे सिगरेट ला। ये आवाज तो तेरे भाई को और तेरी बहन को मारा है ना, दोबारा आएंगी और तेरा गला वो ऐसे काट देंगे। तेरा दुकान है ना, दोनों को तोड़ेंगे। ला जल्दी। तो क्या तन्वी के भाई की ये कहानी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मिलन जी, आपका ये तरीका बहुत ही वाहियात है। पैसे लेने के बाद इंसान आपकी तरह अगर डेट पे डेट देने लग जाए तो आप जैसे कि घर में अगर मरण भी हो जाए ना तो कोई आपकी पैसे की मदद नहीं करेगा। अभी तक क्या नाप बोल रही हो? मिलन भाई रिश्तेदार है हमारे, और तुम? तो रिश्तेदार है तो क्या पैसे नहीं देंगे? हम लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है क्या? दान खाता खोल रखा है क्या यहाँ पे? जो आएगा पैसे लेगा और डेट पे डेट देने लगेगा। अरे दे देंगे जब हो जाएगा, सिर्फ 3 लाख ही तो है। 3 लाख क्या छोटी रकम होती है? आपकी अगर यही आदत रही ना तो एक दिन हम और हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। देखिए, एक बार आपको और इज्जत से समझा रही हूँ, इस बार जो डेट आपने दी है उस डेट पे हमें पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना अंजाम आपको पसंद नहीं आएगा। ये आवाज? मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। तन्वी, तन्वी, क्या हो गया बेटा? उठो बेटा। तुम ठीक तो हो ना? उठ जा, उठ जा। कैसे गिर गई? हे भगवान, फिर कर दिया ना नुकसान। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन 4 चीजें गिराए ना, तोड़े ना। मैं तो कहती हूँ भारी भरकम चीजें अपने ऊपर गिरा ले, मर क्यों नहीं जाती? माँ क्या बोल रही हो? छोटी बच्ची है ये। किसने किया ये? वो बिट्टू ने धक्का दिया। बिट्टू?
नहीं, रिया दीदी ने धक्का मारा, मैं तो आगे निकल गया था। यप, मैं तुझे बताऊँ। अरे एक मिनट, क्यों इस बेकार के लिए जो सही सलामत है उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है? अरे इसका भविष्य क्या है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो अपने परिवार का भविष्य क्या होगा? बोल। माँ जी, आपको तन्वी के फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई खराबी नहीं है हमारी तन्वी में। भगवान ने सिर्फ आंखें नहीं दिए, बाकी सब कुछ हीरे जैसा दिया है मेरी बच्ची को। आप क्या बैठे हो? चलो चलो मेरे साथ। चल बेटा चल। अच्छा बेटा, ये लो पकड़ो। इसकी जगह कोई दूसरी बहू लाने का मौका मिल जाए ना, तो मैं एक पल की भी देरी न करूं। कितना अच्छा होता तुम और बच्चे भी साथ में चलते। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, घर में शादी है। चाचा जी को कितना अच्छा लगता। आपके चाचा जी और उनके परिवार को मैं और मेरे बच्चे एक आंख नहीं भाते। याद है ना पिछली बार तन्वी को क्या कुछ नहीं कहा था, जिस पर से इतना बड़ा झगड़ा हो गया था। आप लोग जाइए, हम यहीं खुश हैं। अच्छा बाबा अच्छा। बच्चों, झगड़ा मत करना और तन्वी को परेशान मत करना, वरना आने पे सबकी पिटाई होगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा, सुबह तक आ जाएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए गाँव से? लीची मिलेगा तो ले आइएगा। जरूर ले आऊंगा। अब चले भी। ये बिट्टू, तन्वी, तन्वी बेटा, रिया! तेरे क्या हुआ था बेटा? बता बता बेटा। तेरे भाई बिट्टू को, तेरी माँ को, तेरे भाई और रिया दीदी को किसने मारा बेटा? क्या हुआ था घर में? बोल ना बेटा, बोल। सर देखिए ना, किसी ने कितनी बेरहमी से मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का गला काट के मार दिया सर। कहाँ से? ऊपर देखो, उस तरफ देखो। सर मैं और मेरी माँ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां गए थे। वहां मेरी चाचा की बेटी की शादी थी सर, और 1 घंटे पहले आए तो देखो किसी ने मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का गला काट के मार दिया सर। घर से कुछ चोरी भी हुआ है? नहीं सर, मेरी छोटी बच्ची वो दिव्यांग है सर, वो देख नहीं सकती। पता नहीं किसने किया सर ये। सर दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं मिला है सर। इसका मतलब कातिल कोई जान पहचान वाला था जो सिर्फ कत्ल करने के इरादे से आया था। लेकिन सवाल यह है कि उसने एक बच्ची को जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो खून के धब्बे देखने मिला? नो सर। आपको किसी पे शक? पता नहीं कौन कर सकता है। एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए दो। तन्वी बेटा डरने की जरूरत नहीं है। देखो देखो इंस्पेक्टर अंकल है। मुझे बताओ बेटा, हमारे घर में क्या हुआ था? बताओ। आप लोग तन्वी से अभी कुछ मत पूछिए, वो बहुत डरी हुई है। परिवार इस दुनिया में इंसान को खुश रहना और मुसीबतों से लड़ना सिखाता है। वो है परिवार जिसके पास होने से इंसान अपने बड़े बड़े गम भूल जाता है। वो है परिवार जिसे जोड़े रखने और जिससे जुड़े रहने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो है परिवार, और समय समय पर इंसान को अपने इंसान होने का गर्व महसूस करवाता है। वो है परिवार। लेकिन अगर वही परिवार उजड़ जाए तो कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को सदमे में डाल देता है, और उसके बाद वो इंसान उस हादसे के बारे में किसी के सामने बात नहीं करता और ना ही अपने जज्बात का इजहार वो लोगों के सामने करता है, जैसे कि तन्वी के साथ हो रहा था। तन्वी के परिवार के साथ साथ पुलिस को भी उसके सामान्य होने का इंतजार था,
लेकिन सवाल था कि क्या ऐसा कभी होगा भी? हर पल नया मोड़ लेने वाली इस कहानी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। लो मुंह खोलो, आओ। नहीं मम्मी, आप तो रोज मुझे खिलाती हो, लेकिन आज मैं आपको खिलाऊंगी। मम्मी, आप रो रही हो? नहीं बेटा, मैं तो बस सोच रही हूँ कि वो लोग अंधे हैं जो तुम्हें अंधा मानते हैं। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही? ये इस तरह नाटक करके खाना ना खा के तेरे मरे हुए माँ और भाई बहन वापस नहीं आ जाएंगे। चल चुपचाप खाना खा। हे भगवान, जिसे नहीं जाना चाहिए था वो चले गए और जिसे जाना चाहिए था वो मेरे कलेजे पे मुंह तल रही है। माँ, ये क्या बोल रही हो? बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। दोबारा ऐसे कभी मत बोलना तन्वी को, मेरी जान है वो। खा लेना बेटा, खाना। एक तू ही तो वजह है मेरे पास जीने की, वरना खाना तो पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा खा ले, पापा के कहने से खा ले। आई प्रॉमिस, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज बेटा, थोड़ा सा खा ले पापा के लिए। सर, पता चला क्या ये सब किसने किया है? कोशिश जारी है। आपके एरिया के एक सीसीटीवी में एक आदमी हमें संदिग्ध लग रहा है, जरा देख के बताइए। ये पहचानते हैं आप इसे? थोड़ा पीछे कीजिए। सर, ये तो मिलन है। मिलन, 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 मिलन। ये मिलन कौन? सर, हमारा रिश्तेदार है। उसे 3 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं किए। इसलिए मेरी पत्नी उसे बार बार जेल भेजने की धमकी देती रहती थी। कहाँ रहता है? जेडी नगर में, वहीं उसकी टेलरिंग शॉप है सर। मिलन, जी बताइए। सर सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? छोड़िए। राजेश की पत्नी और उसके 2 बच्चों का खून किया है इसने। कविता और उसके दोनों बच्चों को क्यों मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा, और मैं क्यों किसी को मारूं? क्योंकि तूने राजेश से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और टाइम पर वापस ना लौटाने की वजह से कविता तुझे अक्सर बेइज्जत किया करती थी। इस बार जो डेट आपने दी है उस डेट पे हमें पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना अंजाम आपको पसंद नहीं आएगा। और जब तुझे पता चला कि राजेश अपनी माँ को लेकर अपने गांव गया एक दिन के लिए, तू समझ गया यही मौका है। घर गया और कविता और उसके दोनों बच्चों को मार दिया। इनकी कोई तन्वी देख नहीं सकती, तूने उसको धमकाकर जिंदा छोड़ दिया कि वो किसी को कुछ ना बताए। क्यों? ऐसे ही हुआ था ना? सर, ये सब सच नहीं है। चुप। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास जिसमें तू हाथ में ब्लू कलर का बैग लिए साफ नजर आ रहा है, जिसके अंदर हथियार था।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कविता और उसके दोनों बच्चे रात 9:30 से 10:30 के बीच में मरे थे। और सबसे जरूरी बात, तन्वी ने तेरे साथी को तेरा नाम बोलते हुए सुना। कौन था वो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तू अकेला नजर आ रहा है? बोल। सर जब कोई था ही नहीं तो दिखेगा कहां से? मैं वहां अकेला गया था, खून करने नहीं बल्कि पैसे लौटाने, जो अपने मोहल्ले के गुप्ता जी से अपनी दुकान पर मैंने उठाए थे। उस बैग में पैसे थे सर, कोई हथियार नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा भाभी जी और दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे, पर बिट्टू की सांसें चल रही थी। तो मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सर मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, क्योंकि मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये उंगली पे घाव कैसा लगा? ये वो घर में वाइफ की मदद कर रहा था, सब्जी काटते वक्त चाकू लग गया था। ये सब्जी काटने का जख्म कम और गला काटने का जख्म ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कविता के घर से कविता और उसके दोनों मृत बच्चों के खून के अलावा एक और इंसान के खून के धब्बे मिले, जो कि कातिल का ही हो सकता है, क्योंकि तन्वी जख्मी नहीं है और उसके अलावा राजेश के परिवार का कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं था। जल्दी सारा सच सामने आ जाएगा। रागिनी हमारे रिश्तेदार नहीं, मोहल्ले की रहने वाली है। जब से हमारे साथ हादसा हुआ है, दुख सुख बटाने के लिए आती रहती है। तन्वी को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ माँ, है तो अच्छी। राजेश बाबू मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। उनको पुलिस उठा के ले गई राजेश बाबू, मेरा विश्वास कीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए राजेश बाबू। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है? तू एक गुनहगार की हिम्मत करने आई है? अरे तेरे पति ने मदद के नाम पे जो हमारे साथ सिला दिया है ना, उसको फांसी होनी चाहिए। अरे किस बात की फांसी? आप किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? और किस मदद की बात कर रहे हैं आप? कैसे मदद हुई है मेरी? बताऊं आपको? गिनवाऊं? गिना। माँ छोड़ो, भाभी घर जाओ, तमाशा मत करो यहाँ पे। माँ चलो। अरे बेटा ये माँ चलो ना अंदर। हिम्मत। माँ चलो अंदर, चलो अंदर चलो। माँ चलो अंदर। सर क्राइम सीन से जो ब्लड सैंपल मिला है वो उस दर्जी मिलन से मैच नहीं करता है। हो सकता है कि वो मिलन के पार्टनर का हो, क्योंकि तन्वी ने बताया कि मिलन के साथ कोई और भी था। इसके मुंह से उसने मिलन का नाम सुना। हो सकता है सर, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर मैंने पता किया है कि मिलन ने अपने मोहल्ले के एक आदमी किशोर गुप्ता से 4 जून को 3 लाख रुपये दुकान पर उठाया था, जैसा कि उसने बताया भी है। लेकिन सर अगर वो उसे मारना ही चाहता था तो फिर पैसे उठाने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है कि उसने पैसे जानबूझकर उठाए ताकि वो उससे अपनी ढाल बना सके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वाकई में उस रात पैसे वापस करने के लिए गया हो और कविता ने वापस उसकी बेइज्जती की और गुस्से में आके उसने सबको मार दिया। मुझे माफ कर देना मिलन। पूनम! मैं इसको बोली मुझे छोड़ दो। क्या कर रही है? नहीं। पूनम! मत बचाओ। पूनम! खोलो। कर रही हो तुम? पूनम! क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों? मैं तुम्हारे लायक। पूनम! क्या तुम भी मुझे कातिल समझती हो? हाँ, जो फांसी देने जा रही? नहीं मिलन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे जीना नहीं है। पूनम! ऐसी कौन सी बात है? हाँ? ये तुम अपनी जान दे रही थी, तुम्हें मेरी कसम। मुझे सच सच बता। हाँ? पूनम!
जैसा आपने कहा था, मैंने राजेश का CCVR चेक किया कि उसने किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया था जिन्होंने उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को मारा भी होगा तो किस वजह से। मनीष, कुछ तो है इस केस में जो हम मिस कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा क्या हुआ आपके बेटे को? कल से घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। साजिश। इंसान जब आवश्यकता से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है तो करता है साजिशें। जब दूसरों की खुशियां उसे परेशान करने लगती है, उसे गम देने लगता है, तब वो करता है साजिशें। साजिशों में शुरू से अंत तक सब कुछ इस कदर प्लान किया जाता है कि काम भी हो जाए और साजिश करने वाले का नाम सामने ना आए। पहले राजेश की पत्नी और उसके दोनों बच्चों की हत्या और फिर खुद राजेश का गायब हो जाना, यह किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि इन साजिशों के पीछे वजह क्या थी और आखिर यह कर कौन रहा था? वो मिलन दर्जी है ना, उसके घर पे गया था। आपने उसको छोड़ दिया। मेरे घर के 3 लोगों की हत्या उसने की है। देखिए, आप शांत हो जाइए। हमारे पास मिलन दर्जी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे ये लगे कि उसने ये 3 हत्याएं की। आप एक बात बताइए, आपको पक्का पता है कि वो मिलन से ही मिलने गया था? हाँ, राजेश को हमने बुलवाया, तो उसे पैसे लौटाने थे। मैं जेल चला गया था, वापस लौट के नहीं आ पाया। वो तकरीबन 8-9 बजे मेरे घर आया। मुझे माफ कर दो आप दोनों, जाने अनजाने में आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं, होता है, परिस्थिति ऐसी थी। थोड़ी देर रुककर और फिर निकल गया वो। कहाँ चला गया? नहीं पता, बताया नहीं उसने। देख, कहानी मत बना, सच सच बता। सर, आपको एक कहानी लग रही? ठीक है, बेवजह किसी जुर्म के एक बार मारने पीटने से आपका मन नहीं भरा तो मुझे फिर से ले चलो। तो शायद एक मैं ही बचा जो घूम फिर के आपका शक मेरे ऊपर ही आ जाता। ठीक है, राजेश के बारे में कुछ याद आए या पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी बिल्कुल। मनीष, एक काम करो, इस राजेश का रिसेंट CDR और कॉल लोकेशन निकालो और इसके ऑफिस और घर के आसपास के लोगों से भी बात करो और इस मिलन के घर के आसपास के लोगों से भी बात करो। ओके सर। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। रानी परी के साथ एक और परी रहती थी उस डरावनी गुफा में, जिसका नाम था इच्छा परी, जिससे जो भी मांगो वो सबकी विश पूरी कर देती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा जादूगर आया और उसने उस डरावनी गुफा को देखा। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने जादू की प्रैक्टिस इस गुफा के अंदर जाके करूं। तो फिर मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। दूसरे फोन और दूसरे नंबर का क्या राज है? पता नहीं सर, फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि राजेश जैसा बनता था वैसा था नहीं। एक काम करो, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं सबसे कांटेक्ट करो, राजेश के दूसरे नंबर के बारे में पता करो। शायद इसी से पता चले कि राजेश की सच्चाई क्या थी और वो कहाँ है। ओके सर।
हेलो, ठीक है सर। सिद्धार्थनगर पुलिस को उनके इलाके में एक लाश मिली है सर। हालांकि चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है ताकि लाश की पहचान ना हो सके। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन राजेश से मैच होता दिख रहा है सर। राजेश की फैमिली को इन्फॉर्म करो। आइए, शव की पहचान कर लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसे बुरे सपने का सामना नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शव की पहचान करनी जरूरी है। सर, राजेश का दूसरा नंबर पता करने के साथ साथ उसका CDR और फ़ोन लोकेशन डिटेल्स निकाला। सर, सारे के सारे नंबर महिलाओं के हैं। मोस्टली आउटगोइंग कॉल्स किए गए हैं, वो भी ऑड आवर्स में। एक काम करो, सारे नंबर से कांटेक्ट करो, पता करो राजेश का उन सबके साथ कैसा रिलेशन था। मुझे लगता है राजेश और उसके परिवार के मर्डर की गुत्थी इन्हीं में से किसी से सुलझ सकती है। आप रग्नि शर्मा? हाँ सर। हमें पता चला है कि आपका राजेश के साथ अफेयर था। राजेश से मेरा अफेयर नहीं था। वो बात अलग है कि उसने कई बार मुझसे अफेयर करने की कोशिश की, बट मैंने उसकी दाल नहीं गलने दी सर। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज। मैं अपनी नजरों पे पहले गिर चुकी हूँ, दुनिया के आगे नहीं गिरना चाहती, प्लीज। जिसे लोग इतने साफ दिल का मानते थे, उसका दिल असल में इतना काला था, जो पहले औरतों या उनके परिवार वालों की मदद करता था और बाद में उन्हीं औरतों को मजबूर करता था उसके साथ संबंध बनाने के लिए। इसी वजह से इसके और उसके परिवार वालों की जान गई है। सर, ऐसे में तो कातिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संदिग्धों की लिस्ट बहुत लंबी है सर। वैसे राजेश के परिवार वालों को पता है? पता नहीं सर। आप लोगों को एक मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो हीरा था, हीरा। देखिए, हमारी बात सुन। मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। तोड़ती रहती है। उठ, चल, तू घर से बाहर। नहीं दादी, तू घर में नहीं रह सकती। नहीं, मुझे और नुकसान नहीं करवाना। चल घर से बाहर।
पड़ेगा। ला जल्दी ला जल्दी। अबे सिगरेट ला। मत कर मेरे से, जानता है ना, जल्दी कर, चल ला। अरे कौन है, पागल है क्या? छोड़। राजेश का सीडीआर तो ये बता रहा है कि वो रात करीब 10 बजे उस दर्जी मिलन के घर से निकला था। उसके 3 किलोमीटर बाद उसका फोन बंद हो गया। अब उसके बाद वो कहाँ गया, किसके साथ था, उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, कुछ नहीं पता। हेलो, बोल। राजेश के घर उस रात तू ही गया था ना? हाँ? कविता और उसके दोनों बच्चों को तू नहीं मारा है ना? नहीं सर, आप भी एक अंधी लड़की के बातों में आ गए। उसे कुछ गलत फहमी हुई है सर। मुझे वर्गलाने की कोशिश मत करना। मिलन नाम है ना तेरा, और यही वो नाम है जो वो बच्ची शुरू से हमारे सामने ले रही है। सर, मिलन नाम तो बहुत सारे लोगों का है। इसका मतलब ये तो नहीं सर कि सारे लोग खूनी हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन तू है सर। ये मिलन सिंह एक हिस्ट्री शीटर है सर। इसका पूरा काला चिट्ठा निकाला है और साथ ही साथ इसका सीडीआर और फ़ोन लोकेशन डिटेल्स निकाला। तो पता चला सर 4 जून की रात, जिस रात कविता और उसके 2 बच्चों की हत्या हुई, उस रात करीब 9 से 10 के बीच में ये राजेश के घर वाले एरिया में ही था। सर शॉकिंग की बात तो ये है कि इसका सीडीआर का नंबर राजेश के सीक्रेट सीडीआर नंबर से मैच कर रहा है, जिससे इसने 4 जून की शाम को उससे बात भी की थी। कौन था वो? ये लीजिए मैडम आपका ड्रेस। बहुत हुई है छुपन छुपाई, अब चले? चले, ले चलो इनको। सर मेरा टारगेट कविता था। राजेश से तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी के लिए कविता का रास्ते से हटना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके लिए मैंने प्लान भी बना के रखा था, आदमी भी हायर किए थे। और उस रात जब मैंने राजेश और उसकी माँ को गांव जाते हुए देखा ना, तभी मैंने फैसला कर लिया कि आज ही मैं कविता को मार डालूंगी। तभी मैंने मिलन को कॉल किया। मिलन अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच गया और हम सब राजेश के घर पहुंचे। तुम यहाँ? इससे पहले कविता को समझ पाती, मिलन और उसके साथी ने उस पर हमला कर दिया, पर कविता भी पीछे नहीं हटी। उसने मिलन से चाकू छीनकर उसे घायल कर दिया, लेकिन अगले ही पल उससे चाकू छीन लिया गया और मिलन के गुस्से साथी ने उसका गला काट दिया। हम लोग बस वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन उसी समय ये आवाजें सुनकर बिट्टू और रिया सामने आ गए और उन्होंने हमको देख लिया। वो मुझे जानते थे, इसलिए हमें उन दोनों को भी मारना पड़ा। लेकिन तभी वहां तन्वी भी आ गई और मिलन उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। मम्मी, बिट्टू, रिया दीदी, आप कहाँ? बिट्टू, रिया दीदी। मिलन, छोड़ दे, अंधी है। अगर जुबान खोली तो जिस तरह तेरी माँ को, तेरे भाई को और तेरी बहन को मारा है ना, दोबारा आएंगे और तेरा गला को ऐसे ऐसे काट देंगे। एकदम चुप, एकदम चुप। ये सब तुमने राजेश को पाने के लिए किया था, तो उसे क्यों मारा या मरवाया? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो राजेश से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मुझे पता था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद वो मुझसे शादी करेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। प्यार? इसका मतलब तुम्हें राजेश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या नहीं पता इसे? अब तक हमें 2 दर्जन से ज्यादा औरतें मिल चुकी हैं जिनसे वो प्यार करता था, संबंध थे उसके साथ। और अगर तुम्हारी मान भी लें
तो तुमने 3 मासूमों को मार दिया, वो भी ऐसे प्यार के लिए जिसका राजेश ने खेल बना रखा था। सर, रागिनी को देखकर तो लगता है कि इसको पता ही नहीं था राजेश क्या चीज़ था। मुझे नहीं लगता है सर कि इसने राजेश का खून किया। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर रागिनी ने 3 खून करने के बाद खून किए तो वो एक और भी कर सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर रागिनी ने नहीं मारा तो किसने मारा और क्यों? पूनम, इस घर की डील भी फाइनल हो गई है, ये रकम रख लो। पर ये बात किसी को पता तो नहीं चली ना, वरना सब लोग हम पे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब तक किसी को कुछ पता चलेगा हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। ये पैसे बैग में रख लो। पर इतने सारे पैसे बैग में लेके जाएंगे, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। राजेश को देने वाले 3 लाख भी इसी बैग में है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँ। चलो। सर, हम लोग सच कह रहे हैं। राजेश का हमारे घर से जाने के बाद वो कहाँ गया हमें कुछ नहीं पता। हम लोग घर पे थे, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। हाँ, पता किया हमने। तुम लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने फ़ोन रात 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उठाए ही नहीं। तुम्हारे फ़ोन पर 3 मिस कॉल और तुम्हारी बीवी के फ़ोन पर 4 मिस कॉल्स थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता है क्या कहती है? कि राजेश का मर्डर रात 9:30 और 10:30 के बीच में हुआ था। क्योंकि तुम्हारे फ़ोन तो घर पर थे, लेकिन तुम लोग घर पर नहीं थे। तुम लोग क्या कर रहे थे? राजेश को मार के उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। सर, ऐसी बात नहीं है। तो बताता हूँ कैसी बात है। बुलाओ। पहचानता है इसे? क्यों, छूट गए पसीने? ये वही है ना जिसका टेम्पो लेके तुम अर्जेंटली अपने कपड़ों की डिलीवरी देने गए थे? चल निकल। उसी के टेम्पो से हमें खून के धब्बे मिले, और वो खून के धब्बे राजेश के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। और ये अकेला सबूत नहीं है हमारे पास। टोल नाके की पर्ची, वहाँ का CCTV फुटेज, जहाँ पे टेम्पो साफ साफ सिद्धार्थ नगर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वही सिद्धार्थ नगर जहाँ से राजेश की बॉडी बरामद हुई। तो मिलन जी, उस दिन क्या क्या हुआ था सब कुछ बता दो, नहीं तो हम अपनी पर आ गए ना तो एक एक हड्डी खड़क जाएगी तुम्हारी। बोलो। सर, हम लोग क्या करते? राक्षस ने हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। मेरे पति ने मुफ्ताक नाम के एक आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो हम दोनों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था सर। राजेश हमारा रिश्तेदार था, पैसे भी बहुत थे उसके पास। तो मैंने सोचा कि मैं उससे कुछ मदद ले लेती। मुझे नहीं पता था कि वो फायदा उठाएगा मेरा। उसने मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया। मेरी आंख खुली तो मैं उसके बिस्तर पे थी सर। उसने पैसे का हवाला देकर मेरा मुंह बंद करा दिया। मजबूर थी सर, हम दोनों उसके पैसे नहीं चुका पा रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बार बार मेरा फायदा उठाया सर। मैंने अपना मुंह बंद रखा सर। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था सर। मैं अपने पति को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन से घर पहुंचा तो पूनम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। मेरे दबाव डालने पर उसने अपने और राजेश के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। मैं नाराज था, गुस्सा था, लेकिन फिर भी इस बात को बढ़ाने की बजाय मैंने राजेश को पैसा लौटाना सही समझा। मोहल्ले के गुप्ता जी से मैंने अपनी दुकान के ऊपर 3 लाख रुपए उठाए। राजेश को संदेश भिजवाया था। जब वो अगले दिन आया तो उसने मेरी नजरों के सामने पूनम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की। पैसे तू रख। क्या कर रही हो तुम? राजेश। मिलन। राजेश। मुझे। मैंने कई बार उसे समझाया सर, वो नहीं माना और गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे वार कर दिया। मेरा गुस्सा और बढ़ गया और फिर मैंने वार पे वार किए सर। उसके चेहरे को पूरा खराब कर दिया। मैं किराए पे टेम्पो मंगाया और वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद हमने उसके मोबाइल और पर्स दोनों को दूर फेंक दिया और एक जगह देखकर उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया सर। वो इसी लायक था। सर, आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी। आप उसके बदले की सजा मुझे दे दीजिए। आप जो सजा देंगे ना
मुझे स्वीकार। नहीं सर, ये जो भी हुआ है ना सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है सर। ना मैं उस कमीने के पास जाती, ना ये सब होता। सर मुझे ले चलिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम लोगों ने गलत तो किया है। ये मामला अपने हाथों में लेने के बजाय तुम्हें कानून के पास आना चाहिए था, पुलिस की मदद मांगनी चाहिए थी, तो इस वक्त राजेश जेल पे होता। लेकिन ले चलो। बैठिए। फिर कर दिया ना नुकसान। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन 4 चीजें गिराए ना, तोड़े ना। मैं तो कहती हूँ भारी भरकम चीजें अपने ऊपर गिरा ले, मर क्यों नहीं जाती। ये इस तरह नाटक करके, खाना ना खा के तेरे मरे हुए माँ और भाई बहन वापस नहीं आ जाएंगे। जिसे नहीं जाना चाहिए था वो चले गए, और जिसे जाना चाहिए था वो मेरे कलेजे में मुंह डाल रही है। तू घर से नहीं दादी, तू घर में नहीं रह सकती। नहीं दादी मुझे मेरे घर से निकल मेरे। तू वही है ना जो मेरे खानदान को खा गई, मेरी नजरों से दूर हो गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अंधी तू नहीं, अंधी तो मैं थी जो तुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी, कभी ऐसा नहीं करूंगी। गुनाह चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना किया गया हो, लेकिन वो क्षमा करने लायक नहीं है। कई बार गुनाह करने के लिए पीड़ित खुद गुनहगार को उकसाता है और ऐसे एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि गुनाह करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जैसे कि राजेश ने किया। राजेश खुद काली की ऐसी कोठरी था जिसमें जो भी गया वो काला हो गया। उसके कुचरित्र ने ना सिर्फ उसके बल्कि उसके परिवार के 3 और लोगों का हत्या करा दिया। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।